हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक का फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसी सिलसिले को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर 6 थर्मोडायनामिक्स के बारे में, और पिछली क्लास में हमने बात करी थी एंथैल्पी के बारे में। आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें हम बात करने वाले हैं हीट ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। कोई रिएक्शन है केमिस्ट्री में, यहां से हम थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, या तो वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो सकती है जिसे नाम दिया जाएगा एंथैल्पी, या तो केमिकल रिएक्शन को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा सकते हैं जिसे इंटरनल एनर्जी नाम दिया जाएगा। अगर हम एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे किसी रिएक्शन की, तो उसकी कहानी क्या है, उसकी मोह माया क्या है, उसको अपन समझते हैं। तो निकालिए अपनी कॉपी, निकालिए अपना पेन और फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ मेरे संग शुरू हो जाइए। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आज मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कि भैया हम जो हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली जो आज हमारी कहानी बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे। किस पे बेस्ड होगी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे। और उसके क्वेश्चन जो कि नीट और जेई के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में प्रैक्टिस काफी ज्यादा मायने रखती है। जैसे मैंने एंथैल्पी पे क्वेश्चन कराए थे कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सी वैरायटी आ सकती है, वो मैंने कवर कराए थे। आज हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी को बिना डिले करे हुए। देखते हैं अपन कि हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है। समझिएगा, हीट ऑफ रिएक्शन कुछ और नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। सुनना, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री कहती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी आपकी निकल रही हो। एनर्जी क्या होती है? इवॉल्व होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी इवॉल्व होती है, या किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। या एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होती है। अगर हीट निकल रही है, मैं एग्जिट मार रहा हूं, यहां से निकल रहा हूं, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और मैं अगर एंट्री मार रहा हूं, मतलब हीट आ रही है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उसे नाम देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कहानी को समझिएगा, हीट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, निकल गई, या अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, या एब्जॉर्ब हो गए, व्हेन quantities of substance indicated by the chemical equation, या chemical equation के दौरान जो हीट निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है उसे नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट करें, जब रिएक्टेंट क्या करें? कंप्लीटली रिएक्ट करें। ठीक है, चलो अब हम कहते हैं कि ये कुछ और नहीं, ये होता है डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट अप माइनस रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कुछ और नहीं, जो एंथैल्पी प्रोडक्ट की है उसका माइनस जो रिएक्टेंट है उसकी एंथैल्पी, उन दोनों के डिफरेंस को नाम देते हैं एंथैल्पी। तो ध्यान दीजिए, जितने भी रिएक्टेंट हैं और जितने भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जरूरी तो नहीं, मान लीजिए मेरी कोई केमिकल रिएक्शन है, एक्स कन्वर्ट हो रहा है वाई में, एक्स कन्वर्ट हो रहा है वाई में, या सिंगल प्रोडक्ट है, या सिंगल प्रोडक्ट है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी एंथैल्पी कुछ और दी हुई है, इसकी एंथैल्पी कुछ और दी है। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि हमें किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है। तो एंथैल्पी प्रोडक्ट की, एंथैल्पी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट में कौन कौन है? प्रोडक्ट में कौन कौन है? सी और डी, सी और डी, माइनस माइनस हम क्या कर देंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन कौन है? रिएक्टेंट कौन कौन है? रिएक्टेंट कौन कौन है? रिएक्टेंट है ए और रिएक्टेंट है बी, रिएक्टेंट है बी। तो भैया हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं तो हम क्या लगाते हैं? समेशन, समेशन मतलब जितना है प्रोडक्ट उनका सम, माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, तो माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये अपना फॉर्मूला है। चलिए ठीक है, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी अलग अलग टाइप की हो सकती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन, हम मैंने क्या कहा, यहां से थर्मोकेमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है, ठीक है, ध्यान देना, अपन डिटेल में एक एक को धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। हो सकता है कोई केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन की हो, आप 1 मोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस केस में आप इसे नाम दे देंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को, क्या? मैं 1 मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा हूं,
ठीक है, उस केस में हम नाम दे देंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हो सकता है मैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन कर रहा हूं, तो उस टाइम जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसे नाम दे देंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हो सकता है मेरा वाटर लिक्विड है, उसको मैं वेपराइज कर रहा हूं, उस केस में नाम दे देंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो अलग अलग टाइप की रिएक्शन हो सकता है, बॉन्ड टूट रहे हो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान और प्रोडक्ट बन रहे हो, तो इस केस में हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के टर्म में बात करेंगे। हम अलग अलग बात करेंगे। आपको एक सीक्वेंस मेरे वीडियोस का फॉलो करते रहना है, जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो होंगे वो मैं बताते चलूंगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन, जैसे कि अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा था, और मैंने एक चीज आपको वहां पे भी बताई थी कि भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अपना कहता था डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, कि यहाँ पे इसमें मैंने आपसे कहा था कि ये Q मतलब जो कि हीट होती है, अगर कोई सिस्टम है उस सिस्टम को मैं हीट दे रहा हूं, तो उसे हम बोलेंगे, उस केस में हीट पॉजिटिव होती है, और सिस्टम से अगर हीट निकल रही है तो उस केस में हम हीट निगेटिव मानेंगे। अगर सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो उसे पॉजिटिव कहेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो उसे निगेटिव कहेंगे। ये अपनी कहानी होती है। वैसे ही यहाँ भी साइन कन्वेंशन को फॉलो करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा लफड़ा करता है। चलिए, साइन कन्वेंशन, रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है। सबसे पहली बात हमारी हो सकती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे तो हीट इवॉल्व होगी। क्या होगी? हीट इवॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस केस में डेल एच अपन कैसा मानते हैं? निगेटिव मानते हैं। ठीक है, अब डेल एच क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर या हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दूं, तो उसे डेल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जब भी, या मैं हीट बोल दूं, डायरेक्ट हीट बोल दूं, तो उसे भी क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है, चाहे आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें। इसीलिए यहां पे डेल एच को निगेटिव मानते हैं, डेल यू को निगेटिव मानते हैं, क्यू को निगेटिव मानते हैं। क्लियर है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो कि हीट जिसमें अंदर आ रही है, इसमें बाहर जा रही थी, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट अंदर आ रही है, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इस केस में डेल एच कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। डेल एच कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। डेल यू कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। क्यू कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। जस्ट एक कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर आपको याद हो कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करते थे, और मैंने कहा था कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती थी उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से पास आता था, और उस केस में न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी लूज होती थी। तो हम कहते थे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होती है। लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आता था तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कंपनसेट करना पड़ता था, इसलिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती थी। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती थी, मतलब अगर एनर्जी निकल रही है तो एक्सोथर्मिक, आ रही है तो एंडोथर्मिक। चलो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, पहले इसे नोट डाउन कर लो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि बेस से जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। करा नोट डाउन? चलो सर, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब समझिएगा, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ईदर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे हम डेल यू से रिप्रेजेंट करेंगे, या ईदर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखने का तरीका, कांस्टेंट प्रेशर हम भूल जाते हैं ना, कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल एच था या कांस्टेंट प्रेशर पे, तो एंथैल्पी के बारे में तो डिटेल डिस्कशन हो सकता है। कांस्टेंट प्रेशर पे है तो उसे एंथैल्पी कहेंगे। तो याद रखने का तरीका, पीएच होता है ना, पीएच स्केल। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या कहलाता है? अपना एंथैल्पी कहलाता है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वीयू क्या कहलाता है? डेल यू कहलाता है। छोटे छोटे तरीके हैं। चलो इस कहानी को देखते हैं, एग्जाम्पल से कहानी समझ आएगी। ठीक है, लिख लिया इसको। ठीक है, चलो अब कहानी को देखते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका क्या बताया? कांस्टेंट प्रेशर पे होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी कहेंगे, पीएच करके याद रखेंगे। चलो, अब अपने पास रिएक्शन है, H2 और Cl2 आपस में रिएक्ट करते हैं और 2HCl में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस केस में एंथैल्पी क्या हुई? प्लस, देखो H2 प्लस Cl2, देखना एग्जामिनर इसे एक्सप्रेस कैसे कर रहा है। H2 प्लस Cl2 रिएक्ट करे, 2HCl बना, प्लस 44 किलो कैलोरी की एनर्जी भी बनी।
सुनना सुनना, H2 प्लस Cl2 बना, H2 प्लस Cl2 रिएक्शन करा, आपका 2HCl बना, प्लस इस प्रोडक्ट के साथ साथ प्लस 44 किलो कैलोरी की एनर्जी भी निकली। अब इसको मैं अगर डेल एच के टर्म में एक्सप्रेस करूंगा, निकली ना, तो देखो या तो इस टर्म में लिख सकता है, या इतनी एनर्जी निकल रही है तो डेल एच निकल रही है तो -44 किलो कैलोरी, -44 किलो कैलोरी इस टर्म में लिख सकता है एग्जामिनर। ये जो रिएक्शन अपन लिख रहे हैं, डेल एच के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक्सप्रेस किया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे। किस पे एक्सप्रेस किया गया है? कांस्टेंट प्रेशर पे। हम मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर की ही बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में कांस्टेंट प्रेशर की ही बात करते हैं। चलो, लेकिन मेरा है, मान लीजिए ईथेन है, C2H4 ईथीन है, ठीक है, इस पे मैंने 3O2 की रिएक्शन करी। किसकी रिएक्शन करी? 3O2 की रिएक्शन करी। मुझे क्या मिला जल्दी बताइए। मुझे मिला 2CO2 और 2H2O मिला। इस केस में डेल यू आ रहा है -335 किलो कैलोरी, -335 किलो कैलोरी। मतलब यहां पे डेल यू के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। मतलब हम किसी भी रिएक्शन की जो हीट है या एंथैल्पी है उसे कांस्टेंट प्रेशर पे देख सकते हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम पे देख सकते हैं। उनको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? प्लस दिया हुआ, रिएक्शन के साथ प्लस दिया है, मतलब एक्सोथर्मिक है, इतनी हीट बाहर निकल रही है। या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल एच -44 किलो कैलोरी है। चलो बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट है हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ द रिएक्शन, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इसको आप समझ लीजिए कि भैया जैसे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है। समझ लीजिए इसको ऐसे कि फिजिकल स्टेट क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने वाटर गैस, ठीक है, प्लस हाफ O2 गैस और आपने बनाया वाटर लिक्विड या वाटर गैस बनाया। इस केस में एंथैल्पी अलग होगी, मान लीजिए x। अब मेरे पास डेटा नहीं है, मान लीजिए एंथैल्पी अपनी x। या हो सकता है फिजिकल स्टेट में आप ये बोल सकते हो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस आपका बन गया H2O लिक्विड बन गया। इस केस में एंथैल्पी अलग होगी। अगर फिजिकल स्टेट अलग अलग है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपकी एंथैल्पी को डिसाइड करते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ हीट लग रही है या बाहर निकल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। दूसरी चीज, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट। क्या? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के, जैसे मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन के अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म है। मान लीजिए कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, या कार्बन डायमंड के फॉर्म में है, कार्बन डायमंड के फॉर्म में, हीरा तुला दे मैनू हीरा कार्बन डायमंड के फॉर्म में, ये अफेक्ट कर रहा है रिएक्शन को। ठीक है सर। टेम्परेचर, इसके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन जो है इससे पूछ लिए जाते हैं कि रिलेशन बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की हीट और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन क्या है, इसे किससे दिया जाता है? किरचॉफ लॉ से दिया जाता है। बेसिक क्वेश्चन आएगा तो यही पूछ लिया जाता है कि रिलेशन बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर इज गिवन बाय किरचॉफ लॉ। चलो, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आपका जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या है वो भी अफेक्ट करेगा। कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, आप कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं या कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये केस भी आपकी एंथैल्पी को अफेक्ट करेगा। और दूसरी चीज, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, जितना ज्यादा आप रिएक्टेंट यूज करेंगे उतनी ज्यादा एंथैल्पी या हीट चेंज आपको देखने मिलेगा। तो जो डेल एच होता है, चेंज इन एंथैल्पी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्वांटिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? क्वांटिटी के। प्लीज ये नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अफेक्ट द हीट ऑफ रिएक्शन। तो आपको ये फैक्टर पता होने चाहिए अगर ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया तो। हमें नहीं पता ना एग्जामिनर कैसे पूछेगा, हमारा काम है करना, तुम्हारा काम है उड़ना, बस उड़ते चलो। तुम्हारा काम है उड़ना, बस उड़ते चलो, सफर की चिंता मत करो, जितना उड़ना है उड़ते चलो। क्लियर है? स्क्रीनशॉट मारो। चलो जी, अब ध्यान देते हैं जो अपने को पढ़ना है डिफरेंट टाइप की एंथैल्पी में। आज की जो हमारी कहानी बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे बेस्ड है। समझना, मेरा एक वर्ड अगर आपने पकड़ लिया,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती हैं, उसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में आज हम देखने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मेरा एक वर्ड बस आप पकड़ लेना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नाम में छुपा है फॉर्मेशन, मतलब हम कुछ बना रहे हैं, कोई कंपाउंड हम बना रहे हैं। जब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम 1 मोल कंपाउंड बनाएंगे हमेशा, ठीक है, हम हमेशा 1 मोल की बात करेंगे, लेकिन एग्जामिनर 2 मोल के बारे में ही पूछ सकता है, वर्ड मेरे पकड़ते चलना, 1 मोल के बारे में बात करेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, आपको 1 मोल कंपाउंड बनाना है, 1 मोल बनाना है आपको प्रोडक्ट, ठीक है, 1 मोल प्रोडक्ट बनाना। किससे बनाओगे आप, जिन सब्सटेंस से बनाओगे या जिन एलिमेंट से बनाओगे, आपको 1 मोल बनाना है प्रोडक्ट, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाओगे वो मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में होना चाहिए। कौन सी है, हर एलिमेंट की स्टेबल स्टेट समझते हैं अपन। तो देखना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे अपन डेल एच और एफ आ गया मतलब फॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे हम किसका, 1 मोल ऑफ कंपाउंड का। किसका फॉर्मेशन करेंगे, 1 मोल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन कराएंगे। किससे करेंगे, फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, वो एलिमेंट से करेंगे, एलिमेंट की उस स्टेट से करेंगे जब एलिमेंट की स्टेट किसमें होनी चाहिए, मोस्ट स्टेबल स्टेट में होनी चाहिए, ठीक है। उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसे हम क्या नाम देते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। पहले डेफिनेशन लिखो, फिर इस कहानी को मैं डिटेल में समझाता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे यह कहा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए देखना है और उसके एलिमेंट जिनसे बन रहा है वो कंपाउंड, ठीक है, वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में होनी चाहिए। दूसरी चीज ये याद रखना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो होता है उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपन कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। सेट कर डालो दिमाग में, क्वेश्चन तभी बनेंगे। चलो जी सर, कर लिया। अब ध्यान दीजिए, आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में, तब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। फ्लोरीन गैसियस स्टेट में होना चाहिए तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। क्लोरीन गैसियस स्टेट में होना चाहिए तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। ब्रोमीन गैसियस स्टेट में होना चाहिए तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है, ठीक है। आयोडीन गैसियस स्टेट में होना चाहिए तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। मरकरी लिक्विड स्टेट में होना चाहिए तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसा होगा, 0 होगा। कार्बन ग्रेफाइट में होना चाहिए तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। सल्फर, अब याद रखना, ग्रेफाइट कार्बन के अलग अलग इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है, कार्बन डायमंड भी हो सकता है, उस केस में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगा। सल्फर को रोम्बिक में होना चाहिए तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। सोडियम को सॉलिड स्टेट में होना चाहिए तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। और ऑक्सीजन को गैसियस स्टेट में होना चाहिए तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। आइए यहां तक, आइए यहां तक, ठीक है, बढ़े आगे। मारा स्क्रीनशॉट, मारा स्क्रीनशॉट, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इस कहानी को डिटेल में बताता हूं। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी में जो हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देख रहे हैं, जैसे आपका है NaCl, बनाना क्या है, हमेशा याद रखना, जो बनाना है उसको राइट साइड लिखा और कितना मोल लिखा, उसका 1 मोल लिखा, याद रखना। अब मुझे NaCl का फॉर्मेशन करना है, किससे करेंगे, सोडियम होना चाहिए सॉलिड स्टेट में और 1 मोल बनाना है तो हाफ क्लोरीन, क्लोरीन होना चाहिए गैसियस स्टेट में। क्यों, क्योंकि जिस एलिमेंट से बना रहे हैं, जिस एलिमेंट से बना रहे हैं वो मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में होना चाहिए, ठीक है। चलो, हमें 1 मोल, हमेशा 1 मोल के लिए ही देखेंगे, 1 मोल एसिटिक एसिड बनाना है। क्या बनाना है, 1 मोल एसिटिक एसिड बनाना है। चलो, कार्बन किस में होना चाहिए, ग्रेफाइट स्टेट में। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ग्रेफाइट स्टेट में, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है तो 2H2 गैसियस स्टेट में। और ऑक्सीजन भी कैसा होना चाहिए, गैसियस स्टेट में। तो इसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जो एंथैल्पी लगी या निकली वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगली कहानी, आपके पास एसिटिक एसिड है, आपको बनाना 1 मोल एसिटिक एसिड। क्या बनाना, 1 मोल एसिटिक एसिड, ठीक है। अब आपने लिया कार्बन, कार्बन लिया, लेकिन कार्बन आ गया डायमंड स्टेट में। किस में आ गया, डायमंड में। तो ये गलत हो गया, दिस इज नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हाइड्रोजन सही है, ऑक्सीजन सही है, लेकिन ये कहानी गलत हो गई। यही पकड़ना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आपको याद होना चाहिए कि भैया क्या जिससे 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिन एलिमेंट से वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, अगर है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं करे। यहां क्या गड़बड़ थी, ये गड़बड़ थी। क्लियर है, चलो जी
अरे यहीं पे ध्यान देना, कहीं और नहीं खोना है, सपनों में नहीं खो जाना है किसी के। पता चला सपनों में खो चुके हो किसी के। आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं राइट वे टू फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। चलो अपन इसी को डिटेल में घिसते चलेंगे। अपन मीथेन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं, पहला केस है। अब ध्यान दीजिएगा, मीथेन 1 मोल बनाना है, बिल्कुल सही बात है। पहले राइट हैंड साइड देखा, 1 मोल मीथेन का फॉर्मेशन करना है। जिन एलिमेंट से करना है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। कार्बन, ग्रेफाइट बिल्कुल सही है, लेकिन हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में हो गया। अगर H2 गैसियस होता तो सही होता। ये कहानी गड़बड़ हो गई, ये कहानी गड़बड़ हो गई। चलो ठीक है, समझते चलना। तो ये गलत है, दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपको मीथेन गैसियस बनाना है, मीथेन गैसियस बनाना है। ठीक है, चलो 1 मोल का फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं, आराम से समझते चलना। ठीक है, आपने बनाया कार्बन, कार्बन जिन एलिमेंट से बनना था वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए, तो यहां कार्बन डायमंड हो गया, यहां ये गलत है, ये तो सही है। तो ये भी राइट वे नहीं है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का। चलो अब यहां पे क्या, यहां 2 मोल आ गए। क्या हम 2 मोल के फॉर्मेशन के लिए देखते हैं एंथैल्पी फॉर्मेशन? नहीं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल के लिए देखेंगे, 2 मोल के लिए नहीं। ये भी गलत हो गया, समझ रहे हो? अब इसको देखो, हमें मीथेन का फॉर्मेशन करना है, मीथेन गैसियस स्टेट में है। ठीक है, किससे करेंगे, किससे करेंगे, किससे करेंगे? कार्बन ग्रेफाइट से और 2H2 गैस से। ये सही है, ये सही है। तो क्लियर है कि हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए देखेंगे और जिन एलिमेंट से करेंगे वो मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में होने चाहिए। चलो इसको चेक करते हैं। हमें 1 मोल इथाइल अल्कोहल बनाना है, दूसरा केस 1 मोल इथाइल अल्कोहल बनाना है। ठीक है, मतलब 2 कार्बन ग्रेफाइट स्टेट में होना चाहिए, बिल्कुल सही है सर। 5 और 1 6, 3 हाइड्रोजन 3H2 गैसियस स्टेट में होना चाहिए और हाफ O2 गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है, राइट वे है। चलो आपको CCl4 गैसियस बनाना है, CCl4 बनाना है, CCl4 बनाना है। ठीक है, CCl4 लिक्विड स्टेट बना लेते हैं। आपको CCl4 बनाना है, CCl4 बनाना है, किससे बनाएंगे आप? कार्बन होना चाहिए ग्रेफाइट, ठीक है, और क्लोरीन होना चाहिए गैसियस स्टेट में। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आपको बनाना है 1 मोल बेंजीन, 1 मोल बेंजीन का फॉर्मेशन करना है। कार्बन होना चाहिए ग्रेफाइट स्टेट में और हाइड्रोजन होना चाहिए गैसियस स्टेट में। ये है, ये कहानी है। लेकिन जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन की आप मेरी सीरीज देख पा रहे होंगे जिस पर मैं काफी मेहनत कर रहा हूं। सारे एक्सेप्शन आपको लाइन से एक जगह मिल जाएंगे। ये कहानी सही है, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ये एक्सेप्शन होगा। एक एक्सेप्शन देखने मिलता है आपको, एक एक्सेप्शन देखने मिलता है। एक्सेप्शन क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको साइक्लोहेक्सेन बनाना है, क्या बनाना है आपको? साइक्लोहेक्सेन बनाना है। क्या बनाना है? साइक्लोहेक्सेन बनाना है। तो साइक्लोहेक्सेन कैसे बनता है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन करेंगे, बनेंगे, देखना जब क्वेश्चन अभी मैं लेके आऊंगा। साइक्लोहेक्सेन जब भी आपको बनाना है तो आपके पास बेंजीन है, बेंजीन होता है C6H6, C6H6, 3 हाइड्रोजन की रिएक्शन करे आपने, 3 हाइड्रोजन की रिएक्शन करे। ठीक है, ये बॉन्ड भी टूटा, ये बॉन्ड भी टूटा, ये बॉन्ड भी टूटा, सॉरी, है ना, तो जाके आपको साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। इस केस में ये कहलाता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इस चीज को याद रखिएगा। एंड अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इस केस में जब हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। आइए इस कहानी को उतारिए। इस केस में जो हम एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्लीज नोट डाउन करो, प्लीज नोट डाउन करो। आसान है, करना कैसे है ये चीज समझ गए आप, क्लियर है? चलो जी, चलो जी, आज साफ साफ कहता हूं इतनी सी बात है। एंथैल्पी से हमको बहुत तगड़ी कुछ नहीं है, चलो ठीक है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे, तब कहानी और अच्छी मजेदार होगी। आपके पास दिया है एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर Al2O3 is 1670 किलो जूल, माइनस 1670 किलो जूल। अब बोल रहा है कैलकुलेट करो एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है, इस रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है।
अब आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन Al2O3 के लिए दिया था, जो दिया था उस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं। देखना अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, जो दिया था उस इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं। क्या दिया है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर Al2O3। जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछे उसे लिखेंगे राइट हैंड साइड पे, उसका 1 मोल लेंगे, उसको बनाएंगे हम उसके मोस्ट स्टेबल एलिमेंट से। जैसे आपका 2Al है, 2AAl है, और आपका क्या है बेटा 3/2O2, 3/2O2 क्या हो गया 3/2O2, आपका क्या बन गया Al2O3 बन गया। क्या बन गया? Al2O3 बन गया। इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ये अपने को दिया है -1670 किलो जूल, ये हमें दिया हुआ है। अब पूछ रहा है ये तो हमें दिया हुआ है, लेकिन आपको पता करना है इसके लिए कितना होगा। आप देख पा रहे हैं यहां पे 1 मोल था, यहां 2 मोल हो गए। अगर 1 मोल के लिए फॉर 1 मोल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है? -1670 किलो जूल है। 1 मोल के लिए -1670 किलो जूल है। तो हमसे पूछा 2 मोल के लिए, तो भैया एक टॉफी 5 रुपए में आती है, या मान लो एक टॉफी 1600 रुपए में आती है। एक मैं शर्ट लेने गया 1670 रुपए की है, तो 2 शर्ट कितने की आएंगी? 2 शर्ट आएंगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 मोल। देन 2 मोल के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी? 2 मोल के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी? -1670 इंटू 2 आंसर देखो कितना आता है, मल्टीप्लाई कर लो 16 दूनी 32 32 3340 -340 किलो जूल में पूछा है तो किलो जूल, दिस वुड बी योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, वैरायटी कवर करते हुए चलेंगे। चलो याद कराना है मेरा एक ही काम, क्लास में। अपन भैया बड़े सिंपल आदमी है, क्लास में याद हो जाए, बच्चों को क्लास में याद हो जाए तो मजा है। बड़े आगे चलो। अरे लिखा था या नहीं? लिख लिया था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। आपको दी है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी 298 केल्विन पे। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दी है कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी दी है? -110.5 किलो जूल। अब क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको दिया स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इतना, आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको कितने पे कैलकुलेट करना है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर आपको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड का कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट करना है, वो कहलाता है डेल यू, मतलब ये आपको दिया हुआ है डेल एच। और अगर आपको पता हो, पिछला लेक्चर आपने देखा हो तो सर उसी से कनेक्टेड लेक्चर है, लेकिन भैया इस वैरायटी के भी पूछे जाते हैं। और मैंने आपको बताया था डेल एच और डेल यू जब भी साथ में दिया रहा है और अपने को एक दिया हो, एक निकालना हो, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं हे यू, ये दिल तुम पे नहीं, हे यू डेल NGRT, ये हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। ठीक है, ये अपन अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, चलो अपना ये फॉर्मूला है। अब क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जिसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको राइट हैंड साइड लिखे, इधर अपन ने लिखा कार्बन किससे बनेगा? ग्रेफाइट से बनेगा, प्लस हाफ O2 क्या होगी? गैस होगी। ये मैंने लिख दिया। अब मुझे पता करना है ये मेरी स्टैंडर्ड रिएक्शन है जिसके लिए मेरा डेल एच कितना दिया हुआ था? डेल एच दिया हुआ था -110.5 किलो जूल में दिया था। जो मेरा लेक्चर पहला वाला देख चुका है उसको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। -110 किलो जूल दिया हुआ है, डेल एच दिया हुआ है -110.5 किलो जूल में दिया हुआ है। अब आपको क्या पता करना है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसे हम क्या नाम देते हैं? डेल यू नाम देते हैं। ये अपने को कैलकुलेट करना है। डेल NG कितना आया? व्हाट इज डेल NG? नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। एक है इधर और इधर हाफ है गैसियस। तुम सॉलिड हो, तुमसे मतलब हम नहीं रखेंगे, तुमसे मतलब हमको नहीं है, तुमसे मतलब नहीं है। आज के बाद जाओ, हमको सिर्फ गैसियस से मतलब है। तो 1 माइनस हाफ, डेल NG कितना आया? हाफ। 1 माइनस हाफ कितना आया? हाफ। R
8.314। हम जो R लेते हैं वो होता है अपना 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। लेकिन हमारी कहानी तो भैया -110 किलो जूल में है। ये कन्वेंशन भी मैंने आपको बताया था बेटा, जब भी ऐसा आए 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हमने यहां 1000 से डिवाइड कर दिया। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है अपने को 298 केल्विन। कितना दिया है 298 केल्विन अपने को टेम्परेचर दिया हुआ है। अब अपने को इसको कैलकुलेट करना है। हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, आप भी ट्राई मारो इसे। हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। चलो जी, अपना कैलकुलेटर दिया हुआ है, अपन देखते हैं। अपने पास दिया 8.314 इंटू 298 डिवाइड बाय 2000, नीचे 2000 है, अरे यार कहाँ गया, 8.314 इंटू 298 इज इक्वल टू इतना डिवाइड बाय 2000। ये आ गया अपना 1.23। कितना आ गया, ये आ गया अपना 1.23। और इधर कितना दिया है -110.5, ठीक है, किलो जूल। ये भी किलो जूल में, ये भी किलो जूल में। चलो डेल यू अपने को निकालना है, इसको इधर लाते हैं तो -110.5 -1.23, ये आया आपका डेल यू। दोनों को प्लस कर दो। चलो जी, 110.5 प्लस 1.23, ये आ गया 111.73, माइनस में आंसर होगा किलो जूल। दिस इज योर इंटरनल एनर्जी या डेल यू, सॉरी, दिस इज योर डेल यू स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है? प्लीज इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखिएगा अगर इसे कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लेके आया हुआ हूं मैं। फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। जो पूछे वो रिएक्शन लिख दो, ठीक है। Fe2O3 इफ द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इज -6.6 किलो कैलोरी दिया हुआ है। अब सुनना, आपको स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। आपको क्या पता है हीट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है? हीट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। स्टैंडर्ड बोल रहा है तो नॉट लगा दिया, नॉट लगा दिया, नॉट लगा दिया। अब हमें दिया हुआ है हीट ऑफ रिएक्शन -6.6 किलो कैलोरी दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब क्या पूछ रहा है और क्या दिया है? आपके पास ये रिएक्शन दी हुई है, आपके पास ये रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। इस रिएक्शन से आपको इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता करना है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता करना है। क्या? फाइंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। अब आपको क्या पता है कि भैया आपको एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, देखो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, किसके प्रोडक्ट में कौन कौन है? आपका प्रोडक्ट में है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन, आयरन, लेकिन ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं? दो हैं, तो ये प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं? 3, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करा, माइनस आपके क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको किसकी निकालना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको किसकी निकालना है? आपको निकालना है Fe2O3 की। ऐसे कितना मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल है, मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस आपको किसकी निकालना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको देखना है किसकी? CO की। ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल हैं। कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट ये करना है। चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है सर। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन इंटू 2 प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इंटू 3 माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 माइनस इधर भी मल्टीप्लाई हुआ तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू 3, ये अपने पास आ गई, ठीक है। अब अपने पास आयरन की कितनी दी हुई है? फ्री स्टेट में, देखो आयरन है फ्री स्टेट में कितनी होती है? 0 होती है, तो 0 इंटू 2 0 हो गया। चलो ठीक है, प्लस मैंने अभी बताया था ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन मोस्ट स्टेबल स्टेट इज 0। CO2 के लिए कितना दिया हुआ? -94,
-94 इंटू 3 कर दिया, इंटू अपन ने क्या कर दिया 3 कर दिया, माइनस माइनस समझते चलना, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट में कौन है Fe2O3, इसके लिए तो अपने को निकालना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर Fe2O3, तो अपने को कैलकुलेट करना है, माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कितना दिया -26 इंटू 4, -26 इंटू 4, 26.4 इंटू 3, ये अपना हो गया, ये अपना हो गया, क्लियर है। अब अपन कैलकुलेट करते हैं, ये दिया हुआ है -6.6, ये दिया है -6.6, अब अपन कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, -94.3 अगर आप करेंगे, कैलकुलेटर का अपन यूज कर लेते हैं, ठीक है, -94.3 -94 इंटू 3 करके देखते हैं कितना आ रहा है, जो जो आएगा वो लिखते चलेंगे। 94 इंटू 3 कितना आया, 94 इंटू 3 कितना आया 282, ये तो हो गया 0, -282 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 अपने को पता करना है, ठीक है, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया -26.4 इंटू 3, ये आ गया -79.2, 79.2, ठीक है, क्या आ गया 79.2। अब ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। चलिए अब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर इसको इसमें से अपन ने क्या करा माइनस करा, तो ये आपका आ गया, देख लेते हैं, ये आपका आ गया 202.6, इसको अब मैं इधर ले आता हूं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपने को निकालना है, ये प्लस में हो जाएगा Fe2O3 का, Fe2O3 का ये हो गया अपना 202.8, और इसमें से इसको कर दें -202.8 और प्लस 6.6 प्लस 6.6, तो देखते हैं कितना आ रहा है 202.8 माइनस 6.6, 196.2 -196.2, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 इन किलो कैलोरी। थोड़ा कैलकुलेशन था, कैलकुलेटिव पार्ट था, प्लीज नोट डाउन करिए, प्लीज नोट डाउन करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये पता चलेगा सर हमें वैरायटी कैसी कैसी कवर करनी है, हमें वैरायटी कैसी कैसी कवर करनी है। देखिए थर्मोडायनामिक्स और कैलकुलेशन का बहुत पुराना नाता है, एंथैल्पीज दी रहेंगी, एनर्जीज दी रहेंगी, उन्हें कैलकुलेट प्लस माइनस करना आपको बनना चाहिए। चलिए मार लिया स्क्रीनशॉट। ये अपनी कहानी हुई किसके बारे में, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। डिफरेंट टाइप की एंथैल्पी जो अपन देखने जा रहे थे उसमें हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंप्लीट करा। आने वाली क्लास में मैं आपके सामने क्या लेके आऊंगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन लेके आऊंगा, ठीक है। अब जो मैंने आपसे कहा था कि जैसे कि मैं हर क्लास में कहता हूं, मैग्नेट ब्रेन क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे जैसे मैं क्लास 11th और 12th के लिए वीडियोस डाल रहा हूं, हो सकता है कई बार आपको वीडियोस फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप एक दूसरा अल्टरनेटिव तरीका अपना सकते हैं कि आप जाइए हमारी वेबसाइट पे www.magnetbrains.com पे, आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आप देख पा रहे होंगे कि केजी से क्लास 12 तक के अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं क्लास 12th लेता हूं, क्लास 11th लेता हूं केमिस्ट्री में, आप क्लास 11th पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक से आपको अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स क्लास 11th के मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा मैग्नेट ब्रेन 1 या 2 चैप्टर आपको फ्री में नहीं पढ़ाता। यहां पे हर चैप्टर, उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, उससे रिलेटेड टर्म 1 एग्जाम में जिस तरीके का पैटर्न आने वाला है, आपके टर्म 2 एग्जाम जिस तरीके का पैटर्न आने वाला है, आपके क्या कहते हैं नीट और जेई अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं जैसे नीट और जेई अगर कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका सारा फंडामेंटल आपको मिलेगा। आप सिंगल क्लिक करिए केमिस्ट्री पे, आपको अलग अलग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसमें जितने लेक्चर्स हैं प्रॉपरली अरेंज्ड मिल जाएंगे। सिंगल क्लिक से आप मुझे पढ़ाते हुए देख सकते हैं, आप ये तरीका भी अपना सकते हैं। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जैसे फुल एनर्जी और फुल जोश के साथ मैंने हर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस कहानी को आप तक डिलीवर करा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये कहानी आपको कैसी लगी। आप बताएंगे तो उतनी मेहनत मैं करूंगा, क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, मैं यहां आप वहां पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मैं और मेहनत कैसे करूंगा। आपका सपोर्ट मेरी मेहनत। तो इसी के साथ आज की कहानी को अपन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।